हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय जो है मैथ्स की पेडागोजी देख रहे हैं आपकी, वो भी चैप्टर वाइज देख रहे हैं। जो चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट हैं उनको देख रहे हैं, और बाकी जो हम कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ते हैं जो सारे सब्जेक्ट में हमारी कॉमन होती हैं, तो उसमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की चीज़ें हम नहीं देखते हैं, तो सारी चीज़ें कॉमन हो जाती हैं, हम कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं करते। तो आज हम देख रहे हैं मूल्यांकन। हमने कल देखा था मूल्यांकन का पार्ट 1 हमने देख लिया था, आज है पार्ट 2। और आपका जो पेडागोजी है ये आपके हर एक एग्जाम में, लगभग टीचिंग एग्जाम जितने भी आपके पूछे जाएंगे, और खासकर ये मूल्यांकन जो आपका है ये तो टेट में भी, सीटेट में, रीट में, केवीएस में और डीटीपीएस में, ये लगभग सारे टीचिंग एग्जाम्स में ये टॉपिक मूल्यांकन का तो पूछा ही जाता है। तो इसलिए क्लास को देखते रहिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था मूल्यांकन के बारे में, हमने जान लिया था उनके उद्देश्य और विशेषताओं को जाना था और प्रकार को जाना था। तो हमने एक प्रकार में जाना था कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। आज हम दूसरा प्रकार जानेंगे कि विद्यार्थी मूल्यांकन और शिक्षक मूल्यांकन क्या होता है, तो हम इसको भी देखेंगे। तो पहले हम नोट कर लेते हैं, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम देखते हैं मूल्यांकन के प्रकारों को। जैसा कि हमने पिछले में देख लिया था सतत मूल्यांकन एवं व्यापक मूल्यांकन। हमने देखा था कि सतत मूल्यांकन में निदानात्मक मूल्यांकन और रचनात्मक मूल्यांकन और संकल्पनात्मक मूल्यांकन आता था। और हमने ये देखा है कि आगे जो हमने दूसरा पार्ट किया है उसमें विद्यार्थी मूल्यांकन और शिक्षक मूल्यांकन। तो हमने विद्यार्थी मूल्यांकन को भी 2 भागों में बांटा है, एक परिणात्मक मूल्यांकन, एक गुणात्मक मूल्यांकन। आप जानते हैं कि परिणात्मक मूल्यांकन हमेशा मात्रात्मक होता है, अगर कहीं भी पूछा जाए तो आप ये चीज़ें बता सकते हैं। ओके। और एक हो गया शिक्षक मूल्यांकन, की शिक्षक का मूल्यांकन कैसे करना है। तो पहले हम क्या जान लेते हैं कि विद्यार्थी मूल्यांकन क्या है। तो विद्यार्थी का हम मूल्यांकन 2 तरीके से करते हैं, परिणात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन की टाइप से। तो इसको हम अभी देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि शिक्षक मूल्यांकन कैसे होता है, या क्या क्या चीज़ें हमें शिक्षक के बारे में ध्यान रखनी होती हैं। तो इन चीज़ों को हम देख के फिर हम इधर आते हैं। ओके। तो हम बात करते हैं, तो हम शिक्षक मूल्यांकन कैसे होता है ये देखना होता है कि परीक्षा फल का निर्धारण कैसे करते हैं शिक्षक। ओके। परीक्षा फल का निर्धारण कैसे शिक्षक के द्वारा किया जाता है। तो ये चीज़ें एक मूल्यांकन का आपके पार्ट हो जाती हैं। और भी चीज़ें 2-3 चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि शिक्षक कार्यक्रम का किसी भी कार्यक्रम का निर्धारण कैसे करता है। कार्यक्रम का निर्धारण, और स्वयं कितना सचेत रहता है बच्चों को पढ़ाने में, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो और भी चीज़ें हम देखते हैं, स्वयं क्रम निर्धारण को भी देखते हैं यहाँ पे हम। स्वयं क्रम निर्धारण, ये सारे आपके शिक्षक मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है, वो सारी चीज़ें ये शिक्षक मूल्यांकन के आधार हैं कि किस आधार पर हम पता कर सकते हैं कि शिक्षक का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। और भी चीज़ें देखते हैं कि समुदाय द्वारा कैसे किया जाता है शिक्षक का मूल्यांकन, या शिक्षा बोर्ड के द्वारा कैसे किया जाता है। तो ये सभी चीज़ों को हम देख लेते हैं। साथी शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन के क्रम का निर्धारण, यहाँ पे लिख देते हैं साथी शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन के क्रम का निर्धारण। ऐसे ही हम क्या देखते हैं, बोर्ड के द्वारा मूल्यांकन। तो यहाँ पे क्या देख लेते हैं, बोर्ड के द्वारा, समुदाय के द्वारा। तो इन सभी आधार पे क्या करते हैं, शिक्षक का मूल्यांकन किया जाता है। तो हमने ये चीज़ें देख ली, हम एक बार और देख लेते हैं। परीक्षा फल के निर्धारण के आधार पर हम देखते हैं, कार्यक्रम के निर्धारण के आधार पर, स्वयं क्रम निर्धारण आधार पर, साथी शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन के क्रम के निर्धारण के आधार पर, और बोर्ड के द्वारा मूल्यांकन क्रम के निर्धारण के आधार पर, और समुदाय के द्वारा मूल्यांकन क्रम के निर्धारण के आधार पर भी चीज़ों को हम देखते हैं। और बोर्ड हमने यानी कि शिक्षा बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, बोर्ड यानी कि शिक्षा बोर्ड। और एक प्रधानाचार्य भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा शिक्षक मूल्यांकन। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है प्रधानाचार्य द्वारा। तो ये इतना आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आपका इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें हम क्या जानते हैं कि पहले क्या हम देखते हैं कि विद्यार्थी मूल्यांकन जो होता है ये हमने आपको ऐसे ही बता दिया है, एक बार और देख लीजिएगा। तो बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको टाइप याद रखना है कि दूसरा प्रकार कौन सा है, शिक्षक मूल्यांकन, पहला है विद्यार्थी मूल्यांकन। तो हमने विद्यार्थी मूल्यांकन में देखा है कि क्या है, परिणात्मक मूल्यांकन है और गुणात्मक। तो हम देखते हैं परिणात्मक मूल्यांकन में क्या क्या चीज़ें आती हैं और गुणात्मक मूल्यांकन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इन चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो जो है परिणात्मक मूल्यांकन में आता है मौखिक परीक्षा,
मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। तो ये 3 चीज़ें आ जाती हैं हमारी किसमें, परिणात्मक मूल्यांकन में। क्या, प्रायोगिक परीक्षा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर अब हम देख लेते हैं कि गुणात्मक मूल्यांकन में क्या क्या बताया गया है। तो यहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है हमारी, जांच सूची, स्तर माप, जांच सूची, स्तर माप, अवलोकन और व्यक्तिगत निर्धारण, ये सारी चीज़ें आती हैं। और घटनावृत्त और व्यक्तिगत अध्ययन, घटनावृत्त और व्यक्तिगत अध्ययन। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ों को हम जान लेते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन, चलिए एक बार हम फिर से देखते हैं कि हमने जो है दूसरी तरह से जो मूल्यांकन का प्रकार निर्धारित किए हैं। तो एक हमने विद्यार्थी मूल्यांकन आपको बताया, एक शिक्षक मूल्यांकन बताया, आपको समझ में आ गया होगा। हमने देखा है कि विद्यार्थी मूल्यांकन को हम 2 भागों में बांटते हैं, परिणात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन में। और जबकि शिक्षक मूल्यांकन को किसी भी पार्ट में हम नहीं बांटते हैं, उसके बारे में हमने बता भी दिया है। और परिणात्मक मूल्यांकन में क्या क्या आती है, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा, ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। और गुणात्मक मूल्यांकन में किसके आधार पर करते हैं, जांच सूची के आधार पर, स्तर माप के, अवलोकन के, घटनावृत्त के और व्यक्तिगत अध्ययन के आधार पर हम क्या करते हैं, गुणात्मक मूल्यांकन करते हैं। तो हम पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, तो मौखिक परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन, मौखिक रूप से बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये क्या हो गया, मौखिक परीक्षा। तो इसमें कुछ इतना समझने वाला है नहीं। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा में जो है 2-4 टाइप के जो प्रश्न आपके दिए जाते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस। तो हम देखते हैं जो लिखित आधार पर बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, लिखित परीक्षा मूल्यांकन कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं किस आधार पर करते हैं, जैसे बच्चों को प्रश्न के प्रकार देते हैं, जैसे निबंधात्मक प्रश्न। ओके, प्रकार में कैसे हम दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमने दे दिया निबंधात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न हमने दे दिया, अति लघु उत्तरीय दे दिया, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ। इस सभी टाइप के हम प्रश्नों को देने के बाद बच्चों का क्या करते हैं, लिखित मूल्यांकन करते हैं। तो निबंधात्मक प्रश्न में क्या होता है कि बच्चा अपने हिसाब से सोच विचार कर लिखे। अति लघु उत्तरीय में सीमित उत्तर होता है, 1 वर्ड होता है। लघु उत्तरीय में 2-4 लाइनों के उत्तर हो जाते हैं। वस्तुनिष्ठ में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है कि आपको एक आंसर टिक करना होता है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं लिखित परीक्षा में, चीज़ें आ जाती हैं। आपको समझ में आया होगा कि लिखित परीक्षा में बच्चों का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है, निबंधात्मक प्रश्नों के आधार पर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर जो है मूल्यांकन करते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। फिर आगे हम देखते हैं प्रायोगिक परीक्षा। ओके, बात करते हैं हम आगे प्रायोगिक परीक्षा की। तो इसमें क्या है, इसमें बच्चों के उत्तर के प्रयोग के आधार पर सीखने पर बल दिया जाता है, यानी कि उत्तर के प्रयोग के आधार पर मूल्यांकन होता है। उत्तर के प्रयोग के आधार पर कह सकते हैं हम सीधा सीधा, उत्तर के प्रयोग के आधार पर। तो ये चीज़ें हो गई प्रायोगिक परीक्षा की, यानी प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन कैसे करते हैं, उत्तर के प्रयोग के आधार पर मूल्यांकन करते हैं। तो ये चीज़ें हो गई जैसे। और इसमें क्या होता है, प्रायोगिक परीक्षा में ज्ञान अस्थायी होता है, ये चीज़ भी जान लीजिए यहाँ पे। प्रायोगिक परीक्षा में क्या होता है, अगर बच्चे प्रयोग करके सीखते हैं तो जाहिर सी बात है ज्ञान उनका अस्थायी होता है। और यहाँ पर जो है विज्ञान, कला, गृह विज्ञान, भूगोल आदि की प्रायोगिक परीक्षाएँ किसकी कौन कौन से सब्जेक्ट की होती हैं, विज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान। तो इन सभी चीज़ों की क्या हो जाती है, प्रायोगिक परीक्षाएं हो जाती हैं। तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और कला को भी कह सकते हैं। तो ये हमारा तो हो गया इधर का। तो हमने क्या देख लिया, मौखिक प्रश्न, यानी कि मौखिक परीक्षा के आधार पर बच्चों को मौखिक परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। लिखित परीक्षा में इन प्रश्नों के आधार पर निबंधात्मक, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर मूल्यांकन करते हैं बच्चों का। और प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर कैसे मूल्यांकन करते हैं, तो उत्तर के जो बच्चे कैसे प्रयोग कर रहे हैं इनके आधार पर हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। जैसे विज्ञान में कैसे प्रयोग कर रहे हैं, भूगोल, गृह विज्ञान, कला, इन सब चीज़ों में। ओके, फिर आगे हम बात करते हैं गुणात्मक मूल्यांकन। तो पहले हमारा क्या आता है, इसको द्वितीय विधि भी कहते हैं गुणात्मक मूल्यांकन को। तो पहले क्या आता है, जांच सूची। तो जांच सूची क्या है, हम जांच सूची के बारे में देखते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, बच्चों की अभिरुचियों को, अभिवृत्तियों के यहाँ पर जो है बच्चों की अभिरुचियों का, ओके, अभिवृत्तियों तथा उनके भावात्मक पक्ष के लिए ये जांच सूची का प्रयोग किया जाता है। बच्चों किसके लिए,
इधर मिटा सकते हैं, आप देख चुके होंगे, तो इधर मिटा देते हैं। ओके, तो देखिए जांच सूची का प्रयोग किस में किया जाता है। तो पहले एक चीज़ सुन लीजिए ध्यान से कि जो है विद्यालय के व्यवहारिक एवं ज्ञानात्मक पक्ष के, ओके, विद्यालय के व्यवहारिक एवं ज्ञानात्मक पक्ष के अतिरिक्त अन्य पक्षों के मूल्यांकन का एक प्रभावी साधन है। यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष को छोड़ने के बाद अन्य पक्षों के मूल्यांकन का क्या है, एक साधन है ये। किसको, ज्ञानात्मक और व्यवहारिक पक्ष को छोड़ने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं, इसके अलावा ज्ञानात्मक एवं व्यवहारिक, इसके अलावा जो सीखते हैं बच्चे सीखते हैं उनका क्या है, इसके अतिरिक्त, इन दोनों के अतिरिक्त जो बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है उसका साधन क्या है, जांच सूची। हम एक बार और बोल देते हैं, थोड़ी लैंग्वेज टफ होगी। तो विद्यालय के व्यवहारिक एवं ज्ञानात्मक पक्ष के अतिरिक्त, ओके, अन्य पक्षों का मूल्यांकन का एक प्रभावी साधन है। इसके अतिरिक्त किसका साधन है, अन्य पक्षों का। अन्य पक्ष जैसे अन्य पक्षों का मूल्यांकन का साधन है क्या, जांच सूची। अन्य पक्ष जैसे हमारे क्या आ जाते हैं, जांच सूची का प्रयोग प्रायः हम किस में करते हैं, अभिरुचियों में, अभिवृत्तियों तथा भावात्मक पक्ष के लिए। अभिरुचि में किस में करते हैं, अभिरुचि में, अभिवृत्ति में, और किस में करते हैं, अभिरुचियों में, अभिवृत्तियों में तथा भावात्मक पक्ष के लिए जांच सूची का प्रयोग किया जाता है, भावात्मक पक्ष के लिए। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार और देख लेते हैं। गुणात्मक पक्ष में जो पहला आपका जांच सूची आता है, तो ये जांच सूची जो है विद्यालय के व्यवहारिक एवं ज्ञानात्मक पक्ष के अतिरिक्त जो हम चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं वो हमारी क्या होती है, जांच सूची होता है। तो जैसे जांच सूची में हम किसका किसका मूल्यांकन करते हैं, अभिरुचियों का, अभिवृत्तियों का, भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन करते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि ज्ञानात्मक एवं व्यवहारिक के अतिरिक्त अन्य पक्षों का हम मूल्यांकन करते हैं, तो वो जांच सूची होती है। और दूसरा की बात करें हम कि स्तर माप क्या होता है, तो स्तर माप की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या होता है, ये बच्चों की उच्च कक्षा के लिए उपयोगी होता है, उच्च कक्षा के लिए, ओके, किसके लिए, उच्च कक्षा के लिए बच्चों के उपयोगी होता है। हमने स्तर माप लिखा है, यही क्रम निर्धारण मापनी, इसको क्रम निर्धारण मापनी भी कह देते हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए, हम लिख देते हैं क्रम निर्धारण मापनी। स्तर यानी कि क्रम, क्रम निर्धारण मापनी, क्रम निर्धारण या रेटिंग स्केल। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। तो क्रम निर्धारण या रेटिंग स्केल, तो हम सीधे स्तर माप की जगह हम वही लिख देते हैं, तो हमें स्तर माप लिखने की आवश्यकता नहीं है, ओके। तो यहाँ पर हम क्रम निर्धारण ही लिख देते हैं, स्तर माप नहीं लिखते हैं, सीधे सीधे हम क्रम निर्धारण का लिख देते हैं या रेटिंग स्केल लिख देते हैं, रेटिंग स्केल। तो इसमें क्या होता है, ये उच्च कक्षा के लिए होता है और इसको हम क्रम निर्धारण मापनी भी कहते हैं, रेटिंग स्केल को। उसमें क्या होता है, इसमें विद्यार्थियों की योग्यता के अनुसार उनके गुणात्मक विवरण को प्रस्तुत किया जाता है। किसके, बच्चे की योग्यता के अनुसार उनके गुणात्मक विवरण को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें बस इतना ही है, ये उच्च कक्षा के लिए उपयोगी होता है और बच्चों की योग्यता के अनुसार उनके गुणात्मक विवरण को प्रस्तुत किया जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं अवलोकन की। तो अवलोकन जो है छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होता है, छोटी कक्षा, बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है। बाकी हो गया घटनावृत्ति, यानी किसी चीज़ों के हम बारे में देखते हैं, जो घटना के बारे में देख कर उसका मूल्यांकन करते हैं, तो वो घटनावृत्त हो जाता है हमारा। जैसे ध्यान से सुनिएगा, विद्यार्थी के जीवन में, जीवन के सार्थक घटनाओं का, विद्यार्थी के जीवन का जो है सार्थक घटना, जीवन के सार्थक घटनाओं का मूल्यांकन, सार्थक घटनाओं का मूल्यांकन हो जाता है। सार्थक घटनाओं का जो उनके जीवन से संबंधित होती हैं वो चीज़ें होती हैं घटनावृत्त, और उसी का हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसे विद्यार्थियों से संबंधित रिकॉर्ड भी कहा जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं विद्यार्थियों से संबंधित रिकॉर्ड, विद्यार्थियों से संबंधित रिकॉर्ड। एक बार अभी और बताएंगे आपको। तो ये हो गया घटनावृत्त हो गया। फिर देखते हैं व्यक्तिगत अध्ययन। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति जो है, संस्था अथवा समुदाय का सर्वांगीण अध्ययन किया जाता है। किसी भी व्यक्ति, संस्था या समुदाय का क्या करते हैं, सर्वांगीण अध्ययन करते हैं, और कुछ नहीं है इसमें, ओके। तो ये चीज़ें हो गई हमारी क्या, गुणात्मक मूल्यांकन। तो ये चीज़ें जो है, प्रकार आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो इसके अंदर ये चीज़ें दी गई हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती हैं, ओके। तो ये चीज़ें हो गई। और इसमें क्या करते हैं हम,
इसका विश्लेषण तो किया ही जाता है साथ में, और समस्याओं को भी देखा जाता है। तो इतना सब चीज़ें तो हमने देखा। विद्यार्थी मूल्यांकन को हमने परिणात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन में बांटा था। तो परिणात्मक को हमने समझा और गुणात्मक को हमने किसमें, जांच सूची। जांच सूची क्या होता है, इसमें व्यवहारिक और ज्ञानात्मक पक्ष के मूल्यांकन के अतिरिक्त अन्य पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। और रेटिंग स्केल क्या होता है, ये उच्च कक्षा के लिए उपयोगी होता है। इसमें बच्चों की योग्यता के अनुसार उनके गुणात्मक पक्ष को प्रस्तुत किया जाता है। अवलोकन क्या है, छोटी कक्षा के लिए उपयोगी है, बच्चे देख देख के सीखते हैं। और घटनावृत्त यानी कि बच्चे के जीवन से जोड़कर कोई भी घटनाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। और ये विद्यार्थियों, इसको क्या कहते हैं, विद्यार्थियों से संबंधित रिकॉर्ड भी कहते हैं। उसके बाद आता है व्यक्तिगत अध्ययन। इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, संस्था या समुदाय का विश्लेषण किया जाता है, उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है और उनकी समस्याओं को सुलझाया जाता है। तो ये हो गए हमारे मूल्यांकन के प्रकार खत्म। अब हम देखते हैं मूल्यांकन की जो महत्वपूर्ण विधियां हैं जो हमसे अक्सर एग्जामों में पूछी जाती हैं, हम उनको देखते हैं। आइए देखते हैं। अब हम देखते हैं मूल्यांकन की विधियां। हम इनको मूल्यांकन की विधियां भी कह सकते हैं और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की भी विधियां कह सकते हैं। इनको ये चीज़ें याद रखिएगा। तो इनकी विधियां या तकनीकें कह सकते हैं, किस हिसाब से क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो इसमें आ जाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विधियां तकनीकों में। पहला क्या, साक्षात्कार आ जाता है। दूसरा क्या है, प्रश्नावली और प्रश्नोत्तर। तीसरा क्या है, निरीक्षण या पर्यवेक्षण। चौथा क्या है, पोर्टफोलियो। चौथा है चेकलिस्ट। पांचवा और अगला है आवधिक एवं वार्षिक परीक्षा। और अगला है परियोजना कार्य। और अगला है क्या, क्विज प्रतियोगिता। तो हम इनको एक एक थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं, इतना भी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। तो साक्षात्कार में क्या होता है, साक्षात्कार में बच्चे के आंतरिक हम विचारों को जानते हैं और ये देखते हैं कि बच्चा क्या सोचता है, अपने अधिगम के लिए कितना सहज है। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर जानते हैं। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत नहीं है। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। तो यहाँ पर बच्चों के आंतरिक विचारों को जाना जाता है। सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों के आंतरिक विचारों को जाना जाता है। और ये भी देखते हैं कि बच्चे अपने दैनिक जीवन में के प्रयोग के और अधिगम के बारे में क्या चीज़ जानते हैं, क्या चीज़ सोचते हैं। तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पे पता लगाया जाता है। फिर आगे देखते हैं प्रश्नावली या प्रश्नोत्तर विधि। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रश्नों की सुनियोजित सूची दी जाती है शिक्षार्थियों को, उसके बाद वो उत्तर देते हैं और उसी के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो ये चीज़ें क्या हो गई कि इसमें क्या होता है, प्रश्नोत्तर या प्रश्नावली विधि में है कि बच्चों को सुनियोजित प्रश्नों की सूची दी जाती है, उसके बाद वो उसका उत्तर देते हैं, उसी के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। और यहाँ पर ये मूल्यांकन शाब्दिक एवं चित्रात्मक दोनों हो सकता है। शाब्दिक भी हो सकता है और चित्रात्मक भी हो सकता है। और यहाँ पर बच्चों की जिज्ञासा जागृत होती है। तो प्रश्नावली में आप इतना जाने हैं। और अभी हम प्रश्नों के प्रकार, इसकी अगले स्लाइड में कई प्रकार के प्रश्न हैं जो आपके सीटेट के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। मुक्त उत्तर है और बंद उत्तर, ये सारी चीज़ें हैं, खुले उत्तर, ये सारी चीज़ें भी हम बताएंगे आपको अगली स्लाइड में। तो बस यहाँ पर आप इतना जानिए कि प्रश्नावली या प्रश्नोत्तर विधि या तकनीक क्या होता है कि इसमें प्रश्नों की सुनियोजित सूची दी जाती है, उसके बाद बच्चा यहाँ पे उत्तर देता है, उसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है। और ये शाब्दिक एवं चित्रात्मक दोनों रूपों से कर सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों में क्या होता है, जिज्ञासाएं रहती हैं। ओके, प्रश्नों के प्रकार हम अभी आगे जानेंगे। फिर देखते हैं निरीक्षण या पर्यवेक्षण। सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों होता है। व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है। व्यक्तिगत यानी किसी पर्टिकुलर एक पर्सन का, सामूहिक यानी समूह में। और यहाँ पर जो है प्राकृतिक परिस्थितियों में ये मूल्यांकन किया जाता है। पर्यवेक्षण या निरीक्षण जो है प्राकृतिक परिस्थितियों में भी होता है। बच्चों के, छात्रों के विभिन्न पक्षों का किया जाता है, हर एक चीज़ को देख के। और ये जो है ये जो विधि है पर्यवेक्षण या निरीक्षण विधि, ये होती है वस्तुनिष्ठ होती है, निश्चित होती है, विश्वसनीय, क्रमबद्ध और प्रामाणिक होती है। यानी कि पूरी तरह से एकदम वस्तुनिष्ठ, निश्चित, विश्वसनीय, क्रमबद्ध और प्रामाणिक होती है ये विधि। तो इसमें हमने क्या देखा कि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से इसका प्रयोग होता है, प्राकृतिक परिस्थिति में होता है, विभिन्न पक्षों में होता है। ओके, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को यहाँ से जाना जाता है। और ये पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ, निश्चित, विश्वसनीय, क्रमबद्ध एवं प्रामाणिक होती है। और इसमें हम ये भी चीज़ें जानते हैं कि बच्चे क्या खोज करते हैं, क्या विचार करते हैं। तो सभी चीज़ों को, क्योंकि निरीक्षण विधि है तो बच्चे यहाँ पर खोज भी करेंगे, विचार भी करेंगे, सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर हम देखते हैं पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो क्या है, ये प्रारंभिक स्तर के लिए यानी प्राथमिक स्तर के बच्चों, शिक्षार्थियों के आकलन का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका है। पोर्टफोलियो क्या है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए एक सर्वश्रेष्ठ तरीका है। यहाँ पर बच्चों की जो है संपूर्ण वृद्धि एवं विकास का आकलन किया जाता है। उनकी क्या है, संपूर्ण वृद्धि एवं विकास का आकलन किया जाता है। इसके कुछ स्टेप भी हैं, हम आपको बोल के बता देते हैं। तो इसमें क्या है कि बच्चों के द्वारा बनाए गए चित्र भी होते हैं,
स्व आकलन सीट होती है यानी कार्यपत्रक होता है। तो ये चीज़ों को हमको लिखना पड़ेगा, तो अभी हम इसको पढ़ाने के बाद फिर आपको यहाँ पे लिख देते हैं, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट बनेगी आपकी। चेकलिस्ट की बात करते हैं कि यहाँ पर एक विशेष विषय होता है, उसके लिए विशेष सूचना दी जाती है और बच्चों से यहाँ पर जो उत्तर पूछे जाते हैं वो उत्तर हाँ या ना में बच्चे देते हैं, हाँ या ना में उत्तर देते हैं। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। फिर आगे देखते हैं आवधिक या वार्षिक परीक्षा। तो आवधिक परीक्षा जो है ये सत्र के दौरान चलती रहती है, यानी कि यहाँ पर सतत मूल्यांकन होता है बच्चों का, ये सतत रूप से चलती है। और वार्षिक यानी कि सत्र के अंत में, ये सत्र के अंत में यहाँ पर मूल्यांकन होता है और ये हो जाता है व्यापक मूल्यांकन। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। जो आवधिक परीक्षा है ये सत्र के साथ चलती रहती है और यहाँ पर बच्चों के मूल्यांकन का तुरंत पता चल जाता है कि बच्चे कैसे हैं। तो यहाँ पर बच्चों के तुरंत बारे में पता चल जाता है, उनके अधिगम के तरीकों के बारे में पता चल जाता है आवधिक में। और यहाँ पर जो सत्र के अंत में वार्षिक परीक्षा में तब उसके बाद पता चलता है। उसके बाद देखते हैं परियोजना कार्य। यहाँ पर बच्चा जो है स्वयं पता लगाता है, स्वयं कार्य करने के उसको अवसर प्राप्त होते हैं, उसे सामूहिक कार्य करने के भी अवसर प्रदान होते हैं, आदान प्रदान का अवसर प्राप्त होता है और वो सूचना को भी अपने आदान प्रदान कर सकता है, एक दूसरे से पूछ सकता है, यानी कि सीखने सिखाने की भी प्रक्रिया यहाँ पर चलती रहती है बच्चों में आपस में सीखने सिखाने की। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आगे होता है क्विज प्रतियोगिता। क्विज और प्रतियोगिता तो आप जानते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं। साक्षात्कार मतलब क्या होता है कि बच्चे के आंतरिक विचारों को यहाँ पर जाना जाता है, सीधे सीधे हम कह सकते हैं। प्रश्नावली में यहाँ एक सुनियोजित उत्तरों की प्रश्नों की सूची दी जाती है, उसके बाद जो बच्चे हैं उत्तर देते हैं, उसी के आधार पर उनका मूल्यांकन होता है और ये शाब्दिक और चित्रात्मक दोनों रूपों से हो सकता है और ये जिज्ञासु हो जाते हैं यहाँ पर बच्चे उत्तर देने के लिए। और निरीक्षण या पर्यवेक्षण यहाँ पर ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से हो सकता है, प्राकृतिक परिस्थिति में किया जाता है। और क्या होता है यहाँ बच्चों के विभिन्न व्यक्तिगत पक्षों का व्यक्तिगत रूप से विभिन्न पक्षों का उसके मूल्यांकन होता है। और ये निरीक्षण विधि जो है वस्तुनिष्ठ, निश्चित, विश्वसनीय, क्रमबद्ध, प्रामाणिक होती है पूरी तरह से। यहाँ पर बच्चे सोचते हैं, खोज करते हैं, विचार करते हैं, तो ये चीज़ें हैं। फिर देखते हैं पोर्टफोलियो। ये प्रारंभिक स्तर के लिए बहुत उपयोगी होती है और यहाँ पर शिक्षार्थियों के आकलन करने का यह सर्वश्रेष्ठ तरीका है। और यहाँ पर संपूर्ण वृद्धि एवं विकास का आकलन किया जाता है बच्चों के। तो ये हो गया पोर्टफोलियो। अभी हम इसके थोड़े से चरण जानेंगे जो आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे देखते हैं चेकलिस्ट। यहाँ पर विशेष विषय के लिए विशेष सूचना दी जाती है और यहाँ पे जो बच्चों से उत्तर पूछे जाते हैं वो सिर्फ हाँ या ना में पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर देखते हैं आवधिक परीक्षा। तो आवधिक परीक्षा जो है सत्र के दौरान चलती है, यहाँ पर सतत मूल्यांकन होता है, बच्चों की तुरंत परिणाम जो है पता चल जाते हैं। और ये होता है वार्षिक परीक्षा, ये सत्र के अंत में होती है, यहाँ पर व्यापक मूल्यांकन होता है। फिर देखते हैं परियोजना कार्य। यहाँ बच्चे स्वयं से कार्य करते हैं, स्वयं से सूचनाओं का पता लगाते हैं और स्वयं से सीखते हैं, तो ये परियोजना कार्य हो जाती है और उनको ये करने का इन्हें अवसर प्राप्त होता है कि सीखने सिखाने का, समूह में कार्य करने का, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर हम देखते हैं क्विज या प्रतियोगिता। तो ये तो आप जानते हैं कि बच्चे आपस में प्रतियोगिता, जो बच्चों की प्रतियोगिताएं होती है, क्विज होता है, वो सारी चीज़ें होती है। अब हम देख लेते हैं पोर्टफोलियो के कुछ स्टेप, उसको जान लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है, वो आके एग्जाम में आते हैं। तो पहले हम इसको मिटा के उसके स्टेप को लिख देते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि पोर्टफोलियो के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, इनको देख, क्योंकि आपके एग्जामों में भी पिछले पूछी गई हैं। तो पोर्टफोलियो के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें रहती हैं, इसमें बच्चों के द्वारा बनाए गए चित्र रहते हैं, बच्चे का चित्र होता है, स्व आकलन सीट जो बच्चे आकलन करते हैं, इसको कार्यपत्रक भी बोलते हैं। और इसमें क्या है, अभिभावक की आकलन सीट भी होती है और सहपाठी की आकलन सीटें भी होती हैं। तो ऐसे ऑप्शन में आपसे पूछता है कि किसके अंतर्गत, यानी कि सीधे सीधे कह सकते हैं कि संपूर्ण ब्यौरा जो किसी एक चीज़ में हो वो क्या है, पोर्टफोलियो, यानी पाड़ या ढांचा किसी चीज़ का जिसमें सारी ये चीज़ें समाहित हो जाए, वो क्या हो जाता है, पोर्टफोलियो हो जाता है। तो इन सारे स्टेप को याद रखिएगा और ये याद रखेंगे पोर्टफोलियो के अंतर्गत आती है, क्या क्या आती हैं, बच्चों के द्वारा बनाए गए चित्र, बच्चे का चित्र, स्व आकलन सीट, अभिभावक आकलन सीट और सहपाठी आकलन सीट। तो ये चीज़ें हो गई पोर्टफोलियो की सारी चीज़ें और हमने सारी विधियों को और तकनीकों को भी जाना। अब हम देखते हैं प्रश्नों के प्रकार को, जो प्रश्न के प्रकार इंपॉर्टेंट होंगे वही हम जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये जरूर याद रखिएगा कि पोर्टफोलियो क्या होता है कि संपूर्ण ब्यौरा मान के सकते हैं, जो एक जगह हमें मिल जाए वो क्या हो जाता है, पोर्टफोलियो हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, देखिए स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अगर लेना हो तो। आगे हम देख लेते हैं प्रश्नों के प्रकार क्या आते हैं, ये जो प्रश्नावली और प्रश्नोत्तर हमने पढ़ा है तो इनको भी आगे देख लेते हैं। चलिए हम प्रश्नों के प्रकारों को देख लेते हैं। ये ऐसे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बाद पूछा जाता है कि ये किस प्रकार के प्रश्न हैं। ऐसे क्वेश्चन आपने पिछले सालों में देखे होंगे। तो हम सीधे सीधे पहले बात करते हैं क्या दिया है, जो मुख्य प्रकार हमने अलग अलग टाइप से ऐसे सारे जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं हमने लिख दिए हैं। तो जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि निबंधात्मक प्रश्न, तो निबंधात्मक प्रश्न जैसे दे दिया गया बच्चे को कि एक जो त्रिभुज का योग होता है 2 समकोण के बराबर होता है, इसको सिद्ध कीजिए। एक त्रिभुज दे दिया,
इन्होंने कहा कि ये दो समकोणों के योग के बराबर होता है इसका पूरा मान, और इसको सिद्ध कीजिए। तो ये क्या हो जाता है, हमारा निबंधात्मक प्रश्न हो जाता है, थोड़ा लंबे में चला जाता है, तो सीधी सीधी हम ये चीज़ें कह सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। तो निबंधात्मक प्रश्न में यानी सिद्ध करने के लिए चीज़ें दी जा सकती हैं, थोड़ा लंबे में चला जाता है। जैसे कह दिया गया कि एक त्रिभुज है जिसका योग है दो समकोण के बराबर होता है, तीनों कोणों का योग दो समकोणों के योग के बराबर होता है, ये सिद्ध कीजिए कैसे होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके निबंधात्मक प्रश्न में आ जाते हैं। अगर ये पूछा जाए लघु उत्तरीय प्रश्न, तो हम इसी से रिलेट करते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार बताइए। जैसे क्या पूछा जा सकता है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार बताइए। ये आपका हो गया लघु उत्तरीय, यानी 2-3 लाइनों में जितने भी प्रकार हैं बच्चे बताएंगे। ऐसे हो गया कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या होगा, तो यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चे सिर्फ संख्या में बता देंगे कितने प्रकार होते हैं। तो एक प्रश्न ये हो गया, अति लघु उत्तरीय हो गया। अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर बच्चे सीधे सीधे एक, जैसे हमने कहा कि 25 का वर्गमूल बताइए। ओके, 25 का वर्गमूल, तो सीधा सीधा बच्चा कह सकता है 5। तो ये चीज़ें होंगी। जैसे हमने निबंधात्मक प्रश्न में क्या देखा, हमने थोड़े सिद्ध करने वाले प्रश्न दिए, थोड़े बड़े हुए। उसके बाद हमने लघु उत्तरीय प्रश्न में कहा कि भुजाओं के आधार पर आप त्रिभुज के प्रकार बताइए। इस टाइप से क्वेश्चन आ गया कि 1-2-4 लाइन में आ जाएगा आपका। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कहा गया कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, सिर्फ संख्या पूछी गई। और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा गया कि 25 का वर्गमूल बताइए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये आपको समझ में आया होगा, आई होप, कि निबंधात्मक प्रश्न क्या होते हैं, लघु उत्तरीय क्या होते हैं, अति लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ क्या होते हैं, और पीछे भी हमने आपको बताया था। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा, हमेशा आपके एग्जाम में देखा होगा, मुक्त अंत वाले प्रश्न और बद्ध अंत वाले प्रश्न। तो मुक्त अंत वाले प्रश्न में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है, अब यहाँ पे उत्तर जो है मुक्त होते हैं। उत्तर क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। सीधे सीधे हम नाम से ही स्पष्ट है कि उत्तर यहाँ पर मुक्त होते हैं, और बच्चे अपनी समझ से उत्तर देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, बच्चे जो है अपनी समझ से उत्तर देते हैं, बच्चे अपनी समझ से उत्तर देते हैं। तो ये हो गया कि बच्चे अपना सोच विचार कर जो मन में आता है वो सारे उत्तर देते हैं। मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं कि अपने विचारों के हिसाब से यहाँ पर वो उत्तर देते हैं। और यही बात हम करते हैं बद्ध अंत वाले प्रश्न। तो यहाँ पर क्या होते हैं, उत्तर मुक्त नहीं होता है। ओके, यहाँ पर उत्तर शिक्षार्थी बालक को केवल एक उत्तर चुनना पड़ता है। यहाँ पर क्या बच्चे करते हैं, एक उत्तर बच्चों को चुनना पड़ता है, जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न में हम करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न। ओके, तो हम इनको भी एक बार समझते हैं, क्योंकि हम एक बार समझेंगे, बाकी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो पहला हमने देखा मुक्त अंत वाले प्रश्न। तो इसमें क्या होता है, बच्चे के द्वारा दिए जाने वाले उत्तर की सीमा नहीं तय होती है, मुक्त होते हैं, और बच्चे अपनी सोच समझ के विचार के हिसाब से उत्तर दे सकते हैं। बच्चे इसमें स्वतंत्र होते हैं अपने उत्तर को देने के लिए। फिर आगे बात करते हैं बद्ध अंत वाले प्रश्न। इसमें क्या होता है, बच्चे को सिर्फ एक ही उत्तर चुनना होता है, जैसे कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में। फिर आगे आते हैं तथ्यात्मक प्रश्न। तो तथ्यात्मक प्रश्न क्या होते हैं, इनको भी हम जानते हैं। ये तथ्य पर आधारित होते हैं। क्या होते हैं, तथ्य पर आधारित होते हैं, तथ्य पर आधारित होते हैं ये। और यहाँ पर बच्चा सही या गलत में उत्तर देता है, या सही है या गलत है, इन चीज़ों में ये उत्तर देता है। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। तथ्यात्मक प्रश्न तथ्य पर आधारित होते हैं, यहाँ पर बच्चे सही या गलत में उत्तर देते हैं। फिर देखते हैं अभिसारी प्रश्न। तो अभिसारी प्रश्न की हम बात करें तो ये कैसे प्रश्न होते हैं, ये होते हैं कारण बताओ वाले प्रश्न। क्या होते हैं, ये कारण बताओ वाले प्रश्न। ये होते हैं कारण बताओ वाले प्रश्न होते हैं अभिसारी। ये नाम याद रखिएगा, दोनों में अंतर। ये कारण बताओ वाले प्रश्न होते हैं। और इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, बच्चे जो है एक उत्तर जो है, इसका उत्तर जो है एक सीमा के अंदर होता है। उत्तर जो है इसका एक सीमा के अंदर होता है, एक सीमा के अंदर होता है, यानी कि एक इसकी लिमिट तय कर दी जाती है कि आपको इतने ही शब्दों में उत्तर देना है। तो अभिसारी प्रश्न में क्या आ गए, कारण बताओ वाले प्रश्न आ गए। जैसे कह दिया गया 50 शब्दों में सिर्फ बताना है आपको, तो ये उत्तर जो है एक सीमा के अंदर रहता है, सीमित रहता है। फिर आगे देखते हैं अपसारी से, ये भी होते हैं कारण बताओ वाले, ये भी कारण बताओ वाले ही प्रश्न होते हैं अपसारी प्रश्न जो है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा अंतर इसमें ये होता है कि ये जो है विश्लेषण, मूल्यांकन और संश्लेषण करने के पश्चात जो है बच्चा अपनी कल्पना के हिसाब से उत्तर देता है। ओके, तो हम कह सकते हैं बच्चा यहाँ पे विश्लेषण करता है। क्या करता है बच्चा, यहाँ पर विश्लेषण करता है, मूल्यांकन करता है, संश्लेषण करता है। क्या करता है, मूल्यांकन करता है
और संश्लेषण करता है, फिर इसी के आधार पर जो है फिर इसके बाद कल्पना के आधार पर उत्तर देता है। तो ये हो गया आपका अपसारी प्रश्न, कल्पना के आधार पर उत्तर देता है। तो ये चीज़ें हो गई। तो हमने क्या देखा अपसारी में कि ये भी होते हैं कारण बताओ वाले ही, लेकिन यहाँ पर बच्चे जो है विश्लेषण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, संश्लेषण करते हैं, फिर कल्पना के आधार पर उसके बाद में उत्तर देते हैं। फिर देखते हैं मूल्यांकन वाले प्रश्न। तो मूल्यांकन वाले प्रश्न में क्या है, यहाँ पर दो वस्तुओं के बीच में तुलना कराई जाती है, दो वस्तुओं के बीच में तुलना कराई जाती है, दो वस्तुओं के बीच तुलना। तो चलिए हम एक बार फिर से नीचे वाले प्रश्नों को और देख लेते हैं। तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं। तो तथ्यात्मक प्रश्न जो होते हैं तथ्यों पर आधारित होते हैं, यहाँ पर सही या गलत में उत्तर दिया जाता है। फिर अगला आता है अभिसारी प्रश्न। अभिसारी प्रश्नों में क्या होता है कि बच्चा जो है इसमें कारण बताओ वाले प्रश्न होते हैं, और लेकिन इसकी सीमा जो है एक निश्चित होती है कि आप निश्चित सीमा के अंदर ही उत्तर दें, शब्द निश्चित सीमित होते हैं। अपसारी प्रश्न की बात करें तो यहाँ भी जो है कारण बताओ वाले ही प्रश्न होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं मूल्यांकन करते हैं, संश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसके बाद जो है अपनी कल्पना के आधार पर उत्तर देते हैं। बात करें मूल्यांकन वाले प्रश्नों को तो यहाँ पर दो वस्तुओं में तुलना कराने के बाद मूल्यांकन किया जाता है। तो ये हमने सभी प्रश्नों को डिटेल में जान लिया कि अगर आपका सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है, प्रश्नों को बना के फिर पूछा जाता है किस टाइप के ये प्रश्न हैं, तो इनमें आपका नहीं गलत होगा। फिर अब हम थोड़ा सा प्रश्नों की जो है प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैसे चरण होते हैं प्रश्नों के, उनको इधर लिख देते हैं, फिर आपको बता देते हैं। आई होप हम इसको मिटा देंगे तो आपको समझ में आया होगा। तो चीज़ें हम देख लेते हैं, एक बार प्रश्नों के चरण भी देख लेते हैं, बस क्लास खत्म करते हैं। तो हम प्रश्नों को जानने के बाद कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रश्न बनाने के चरण क्या होते हैं। तो अगर हमें एक प्रश्न संतुलित प्रश्न पत्र तैयार करना है, कैसा प्रश्न पत्र, अगर हमें कोई भी संतुलित प्रश्न पत्र तैयार करना है तो उसके लिए इन चरणों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से चरण हैं। तो पहले क्या है, प्रश्न बनाने से पहले रूपरेखा या डिजाइन तैयार करना। सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि प्रश्न बनाने से पहले रूपरेखा या डिजाइन तैयार करना। फिर आगे क्या है, ब्लूप्रिंट तैयार करना। अगर आपने बीएड जो भी डीएलएड किया है उसमें एक क्लास की होंगी तो ब्लूप्रिंट तैयार करना, पूरा डिटेल में आपको बताया गया होगा कि प्रश्नों को उसी हिसाब से सेट किया जाता है, नंबरों के हिसाब से बांटते हैं, तो वो चीज़ें हो जाती हैं ब्लूप्रिंट। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, प्रश्न लिखना। उसके बाद है प्रश्नों का संपादन करना। फिर क्या है, अंक योजना लिखना। तो ये हो गए प्रश्न बनाने के चरण कौन कौन से हैं, रूपरेखा या डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना, प्रश्नों का संपादन करना और अंक योजना लिखना। तो ये हो गए आपके सभी चीज़ें हो गई। तो ये मूल्यांकन के अलावा भी हमने बहुत सारी चीज़ों को जान लिया है, इसीलिए आपकी इतनी लंबी क्लास गई, वो भी 2 वीडियो में। अगर केवल मूल्यांकन ही देखना होता तो हम एक वीडियो में ख़त्म कर देते। तो हम देख रहे हैं कि जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर लेते हैं। तो मूल्यांकन के अलावा भी हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, प्रश्नों को भी जान लिया और भी चीज़ों को जान लिया है। तो ज़रूर आपको क्लास अच्छी लगी होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपकी, जितनी भी चीज़ें क्लास में बताया जा रहा है सारा इंपॉर्टेंट है। जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं वही क्लास आपकी हो रही है, ना कि कोई भी थ्योरी की क्लास अलग से कोई डिटेल जैसे शिक्षक के गुण बताइए, विशेषता बताइए, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं और उसमें बताने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका मूल्यांकन खत्म होता है। इसके बाद थोड़े से निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण को हम लाएंगे। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाएंगे जो आपके एग्जाम में हाल ही में पूछी जाएगी हर हाल में, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सारी चीज़ों को जानेंगे। और अलग भी हम सब्जेक्ट वाइज भी पेडागोजी को जानेंगे, तो ज़रूर देखिएगा। तो ये चीज़ें हो गई आपकी मूल्यांकन की। तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है। कल दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो ज़रूर बताइए क्लास कैसी लगी। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अगर शेयर भी करिए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।